फ्री स्कूलिंग, फ्री कोचिंग क्लासेस, फ्री बुक्स, फ्री नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है, एनी अबाउट हम फ्री देंगे। टोटली फ्री है जी सर, टोटली फ्री है, सिर्फ बच्चा आना चाहिए। स्कूल के साथ साथ बच्चों को हम कंपटीशन लेवल की तैयारी करवा रहे हैं कि मैं बताऊं डायरेक्ट लेफ्टिनेंट, मतलब आफ्टर 12th बच्चा एनडी करके डायरेक्ट लेफ्टिनेंट जाता है। उसके सामने पेपर रख लीजिए, आप सीईटी का पेपर रख लीजिए, आर्मी का, क्लर्क का या आर्मी जीडी का पेपर, उसका 60-70% हमारा 5th क्लास का बच्चा क्लियर कर देता है। जींद में इस वक्त मौजूद हाँ, और आप देखने लग रहे हैं वह एमडी डिफेंस स्कूल। ये स्कूल कम एकेडमिक ज़्यादा है। यहाँ की क्या कुछ खास बातें हैं वो सारी चर्चा करेंगे। यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो फ़िलहाल मैं मोटा मोटी आपने बता दूँ, इस स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो उसको कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी दी जाती है। अगर आपका बच्चा +2 कर जाता है, उसके बाद आप कोचिंग की क्लासें ढूंढ रहे हैं, तो आपके बच्चे को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 5वीं क्लास का बच्चा सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए आपके बच्चे जॉब को तलाश रहे हैं और वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, वो यहाँ पर 5वीं क्लास का बच्चा क्लियर कर सकता है। वो सारी बातों पे चर्चा करेंगे। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में, आइए बातचीत करते हैं। जी सर, नमस्कार सर। अरे नमस्कार सर, नमस्कार सर। आपके स्कूल की काफ़ी बातें सामने आई हैं सर। पहले तो आप बैठिए सर। कोई बात नहीं सर, हम तो खड़े ही ठीक हैं। कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। जी सर, आपके स्कूल की काफ़ी बातें सामने आई हैं। जैसे सीईटी एक एग्ज़ाम होता है, उस पर ही पहले बातचीत करते हैं, क्योंकि 5वीं क्लास का आपका बच्चा सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, जबकि +2 के बाद भारी भरकम किताबों का बोझ या फिर ऐसी ऐपें हैं जिनका चार्जेज भरकर पिता भी परेशान, माता भी परेशान, और फिर भी सीईटी क्लियर नहीं हो रही। सर, इस बात पे थोड़ा सा मैं गहनता से जाऊंगा। आजकल कमी है ना स्कूल्स की, मानता हूँ मैं इस बात में। क्या है, आजकल एक्टिविटी या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रियल एजुकेशन पे कम है। और होना चाहिए बच्चे के बेसिक कंसेप्ट पर, क्योंकि जब बच्चा आफ्टर 12 जाता है, जब एकेडमीज़ वाले उनका बेस करवाएं या उनको कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाएं, तो वहाँ प्रॉब्लम है। स्कूल्स का फ़र्ज़ होता है कि नीचे से बच्चे की नींव इस तरीके से लेके चले कि उसका बेस बहुत मजबूत हो। और हर टेस्ट को, जब कोई भी टेस्ट हो सर, 10th तक का तो सिलेबस ही आता है जी। यदि आप 10th तक के सिलेबस को अच्छे से डीपली करवा दीजिए तो हर बच्चे का टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। हमारा जो 5th क्लास का बच्चा है, उस बच्चे से आप उसके सामने पेपर रख लीजिए, आप सीईटी का पेपर रख लीजिए, आर्मी का, क्लर्क का या आर्मी जीडी का पेपर, उसका 60-70% हमारा 5th क्लास का बच्चा क्लियर कर देता है। वजह यही है कि हम उनके बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। जैसे एमडी डिफेंस विंग आपकी बुकें हैं, आपकी सबसे अलग बुक है आपकी, आपने खुद तैयार कर रखे, नोट्स वगैरह जो कुछ भी है आपने तैयार किया है, चुन के किया है। लेकिन डिफेंस का मतलब क्या रहेगा आपके? सर, इसमें हमने जो डिफेंस, एमडी डिफेंस विंग जो डाला गया है, एमडी डिफेंस का विंग मतलब कि हम बच्चे को डिफेंस के लिए तैयार करते हैं। हम बच्चे को, पेरेंट्स को बता दें कि आपका बच्चा 5th क्लास में ही कामयाब हो जाता है। मतलब आप आजकल पेरेंट्स का काम है, एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं स्कूल वाले कि भाई हाँ वो आपका बच्चे के 90%। अरे उससे कोई एग्ज़ाम दिलवा के देखिए ना आप। सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है 6th क्लास के लिए, ठीक है, 5th क्लास के बच्चों की तैयारी। मिलिट्री स्कूल का हमारे ऑल इंडिया 5 है, उसका भी 5th क्लास में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद RIMC देहरादून, वहाँ पे 7th क्लास में एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं सर, उससे रियल में बच्चे का कंपटीशन लेवल का पता चल जाता है। तो हमारा टारगेट रहता है डिफेंस का, मतलब सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, राइस स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, RIMC देहरादून, बच्चे को हम कंपटीशन लेवल के स्कूल्स का टेस्ट, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके ऐसे स्कूल्स में भेजते हैं जहां से बच्चा डायरेक्ट लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे जाता है, ऊंचे लेवल की पोस्ट। अरे सर मैं बताऊं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट मतलब आफ्टर 12th बच्चा ND करके डायरेक्ट लेफ्टिनेंट जाता है। तो हमारा टारगेट होता है बच्चे को, ये नहीं कि एक बार स्कूल में, आजकल स्कूल वाले कहते हैं एक बार स्कूल में आ गया 12th तक हमारे पास नहीं, हमारे पास बच्चा 1 से 2 साल आएगा, 1 से 2 साल में तो उसे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ से वो मतलब उसका फ्यूचर सिक्योर, मतलब एक बड़ी बड़ी पोस्ट पे कहीं लेफ्टिनेंट मिलेगा, कर्नल मिलेगा। तो टारगेट हमारा है कि बच्चे का फ्यूचर बहुत सिक्योर हो। आपके पास भी नहीं रखते, उसको आगे भेज देते? सर वही तो बात बता रहा हूँ कि स्कूल्स का टारगेट ये नहीं होना चाहिए हमारे पास बहुत लंबा टाइम रहे। स्कूल का टारगेट होना चाहिए, एम्स होना चाहिए कि हम अच्छी एजुकेशन देके बच्चे को हम कामयाब किस तरीके से कर सकते हैं। एक बात बताइए, नॉर्मल सी बात करूँगा, यदि हम बच्चे को 5th क्लास में मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हैं, सिलेक्शन बच्चे का हो जाए 6th क्लास में, 27,000 रुपये खर्च, मतलब मैं मानूंगा कि रहना खाना एनी अबाउट 50,000 रुपये खर्च नहीं आता, 50,000 से कम खर्च रहता है, ठीक है। उस खर्च में बच्चा 12th तक पढ़ता है, आर्मी के वेल डिसिप्लिन में पढ़ता है, बट उसमें सर
एक गवर्नमेंट जॉब की, जो कहते हैं ना भाई ठीक है यूपीएससी लेवल की उस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है बच्चे को, मतलब एक सीजीएल लेवल की तैयारी करनी पड़ती है बच्चे, तब जाके उसमें सिलेक्शन होता है। नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाला, क्योंकि नॉर्मल स्कूल वाले तो रियल एजुकेशन की तरफ है ही नहीं। सर सभी के पास डिग्रियां हैं, सभी के पास डिप्लोमे हैं, लेकिन फिर भी दर दर भटक रहे हैं बच्चे। सर एक तो स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। आपका कैसा स्टाफ सर, टीचर कैसे हैं आपके पास? सर वही बात मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। मैं खास बात देखेंगे जो मेरी बुक्स मिलेगी, उस बुक्स पे हर बुक पे टीचर साथ का जो टीचर का फोटो मिलेगा, उसकी क्वालिफिकेशन मिलेगी, उसने कौन कौन से टेस्ट क्वालिफाई करके वो मिलेगा। ठीक है, फर्स्टली मैं खुद एक्स रेलवे एम्प्लॉयज़ हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप करके मैंने ये सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, कि सोचा कि कुछ अच्छा वेज किया जाएगा। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। लास्ट ईयर सैनिक स्कूल में 7 स्टूडेंट्स के तो फुल बाय फुल मैथ में आए हुए हैं। ठीक है, उस बात का फ़र्क है। उसके बाद जैसे मैडम हैं खुद नेट क्वालिफाई हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं अदर टीचर्स की, हर के सर हर एक पे, मतलब ये फ़ोटो मिलने का कारण है। जैसे ये सर हैं गवर्नमेंट जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे होते साथ के साथ हमारे पास पार्ट टाइम वर्किंग करते हैं, वे जॉब भी कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। तो मतलब हमारे हर एक उस पर कि फ़ोटो मिलेगा। फ़ोटो का मतलब कोई स्कूल वाला फ़ोटो नहीं लगाता कि किसी टीचर्स की, हम लगाने का कारण है कि वो टीचर भी चेंज हो जाते हैं सर। हाँ, हमारे जो पहली बात तो हमारे जो स्टाफ है फिक्स सिस्टम होता है, उनके साथ एक एग्रीमेंट सिस्टम होता है कि आप हमारे साथ ज्वाइन रहोगे। हम टीचर्स को एक नॉर्मल सी पे वर्किंग नहीं होता। हमारे पास तो बच्चे वर्क में, उसमें सबका शेयर सिस्टम होता है कि आपको ये सिस्टम को मेंटेन करके लेके चलना है। और आपको उनकी वीडियो मिलती हैं, मतलब आपको यूट्यूब पे हमारा चैनल है, उस पर हम टीचर्स की वीडियो डालते हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स को कहते हैं कि पहले उसका लेवल चेक करो, टीचर्स का लेवल है नहीं है। इसलिए हमने हर बुक पे जो टीचर जीएस का है, जीएस की बुक के ऊपर टीचर है, साइंस का है, साइंस की बुक के ऊपर टीचर है, मैथ का है, मैथ के पे, इंग्लिश के, हर एक टीचर भी उसी टीचर की फ़ोटो है कि ये टीचर आपको पढ़ाएगा। ये बुक, उस बुक में उस टीचर की मेहनत मिलती है जी। पूरे दिन की बच्चे की दिनचर्या क्या रहती है, स्टाफ का कैसे क्या रहता है? सिस्टम हमारा सुबह मॉर्निंग 5 AM बच्चा गेटअप होता है, 5 to 5:20 तक बच्चा फ्रेश हो जाता है। 5:20 से लेके और 6:30 तक बच्चे का जो टाइम चलता है वो गेम पीरियड होता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, कभी योगा है, कभी अदर गेम्स हैं, कि बच्चे को फिट रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है, स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी। हाँ सर, बिल्कुल उसमें मेडिटेशन भी आ गया, एनी अबाउट। फिर हमारा जो 6:30 से लेके 7 तक डेली 30 मिनट का एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ने का काम है, या डेली कभी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, मतलब आधा घंटा उनको डेली करंट के बारे में, कि डेली अपडेट रहे वो डेली के हिसाब से। फिर हमारा 7 to 8 बच्चे का स्नान का काम है, उसका जो स्टार्टिंग का सुबह ब्रेकफास्ट करना है, रेडी होके वो 8 AM क्लास के लिए तैयार हो जाता है। 8 AM to 1:30 तक रेगुलर क्लास है, बीच में नॉन ब्रेक, सिर्फ बच्चा वॉशरूम या पानी ले सकता है, अदरवाइज बीच में कोई ब्रेक नहीं है। 1:30 क्लास फिनिश, तो उनके लिए लंच रेडी होता है। 1:30 to 2 बच्चा लंच करेगा। 2 to 2:50 तक बच्चे का एक पावर नैप, मतलब थोड़ा सा स्लीपिंग टाइम, मतलब रेस्ट टाइम। बच्चे को हम धूप में खेलने नहीं देंगे उस टाइम पे। बाउंडेशन है कि आपने सोना ही होगा। नहीं, जिस बच्चे को नींद नहीं आ रही वो शवासन में लेटे, ये नहीं कहता भाई ठीक है, कई बच्चों को नींद नहीं आती दिन में, हाँ वो शवासन में लेटे, कम से कम उसकी आंखें बंद रहेंगी, वो भी एक मेडिटेशन है। 10 मिनट फिर उनको पहले उठा के 3 PM से 10 मिनट पहले उठाया, उस बच्चे को भाई मुँह हाथ धोना है, ठीक है, दोबारा से फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना, रेडी होके 3 PM क्लास में 3 to 5 फिर रेगुलर क्लास होगी। 5 to 7 गेम का टाइम है। 7 to 7:30 बच्चे का खाने का टाइम है। 7:30 से लेके 10:30 तक बच्चे का नाइट में सेल्फ स्टडी, क्योंकि टीचर्स ने आपको बहुत गाइड कर दिया, उसमें उस टाइम पे टीचर पास में बैठेंगे, सभी टीचर्स की टीम बैठेगी लगभग 2 आवर्स, मतलब आपको कहना चाहूँगा 8 to 10, तो A to Z टीचर बैठेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो डे बोर्डिंग सिस्टम है, सभी जो टीचर्स हैं वर्किंग फुल टाइम वर्किंग रहते हैं। रेजिडेंशियल में हर टीचर को कंपलसरी है कि आप यदि वर्किंग करते हैं, आपने अलग से रूम लिया है हॉस्टल से, तो भी आपको आना पड़ेगा। जैसे सर डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल के लिए क्या कुछ है? हमारे तो हर एक क्लासरूम में आप जाकर देखोगे, हर एक जो क्लासरूम है डिजिटलाइजेशन स्मार्ट बोर्ड्स हैं, जो वो बोर्ड है जो AI जनरेटेड हैं, कि टीचर भी पढ़ा रहा है और अचानक देखो मिस्टेक टीचर से भी है तो तुरंत रेड लाइन हो जाती है कि ऐसे AI जनरेटेड बोर्ड है हमारे हर क्लास में। ज़माना जो वाइट बोर्ड का था, ब्लैक बोर्ड का ज़माना जा चुका है, आजकल ज़माने के हिसाब से मतलब हमारे स्कूल में खास बात है अपडेट रहेंगे, मतलब हर चीज़ के लिए हमारा अपडेशन रहता है, तो रूटीन यही रहेगा। फिर 10:30 बिल्कुल बच्चा लाइट ऑफ का मतलब होता है बच्चे को सभी स्लीप करेंगे, बिल्कुल सो जाएंगे। ठीक है, राइट 5 AM फिर उठ जाएंगे, मतलब एक बच्चे का माहौल दिया जाता है। मोबाइल फ्री जोन है कि बच्चे को मोबाइल से बचाया जाता है। मोबाइल तो हमारे पास जो टीचर्स भी क्लास में जाएगा तो हमारे काउंटर पे रख के जाएगा, आप क्लास में जा रहे हैं तो आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। ठीक है, बच्चे को तो मोबाइल हम कहते हैं कि बच्चे को दिखेगा याद ना आ जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों की आजकल ये बड़ी बीमारी बनी हुई है, बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो कारण है कि मोबाइल।
तो यहाँ बिल्कुल मोबाइल फ्री जोन है। एवरी संडे हम बच्चे को हवन करवाते हैं। आर्य समाज से हैं हमारे पास पर्सन, वो एवरी संडे 8 AM हमारा हवन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो किस लिए, वो भी हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से जुड़ने के लिए, कि उनको पता होना चाहिए हम हवन का महत्व क्या है। तो हमारा टारगेट है कि बच्चे को शिक्षा अच्छी मिले, शिक्षा के साथ संस्कार मिले, संस्कार के साथ साथ एक अच्छी एजुकेशन मिले, कामयाब होने वाली, ठीक है। ये नहीं कि आपने MA कर लिया, B.Ed कर लिया, ठीक है, PhD कर, बट आप कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। हमारा हर बच्चा टेस्ट क्वालिफाई करेगा। ये मेरे श्योरिटी रहेगी कि जिस बच्चे ने हमारे पास रेगुलर 2 या 3 ईयर्स जिस बच्चे ने दे दिया, उससे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, जबकि उसकी एज मैं कहूँगा 12-14 साल का है, उस टाइम भी वो एक अच्छे लेवल की गवर्नमेंट जॉब को टेस्ट को क्वालिफाई कर देता है। हम जो एडमिशन लेते हैं 3rd क्लास से लेकर 9th क्लास तक ही लेते हैं। इससे अपर जो क्लासेस में होता है, वो यदि हमारे पास पहले एडमिशन है तो हम अपर क्लास में हमारे पास पढ़ा सकते हैं। सीधे कोई 10वीं क्लास में एडमिशन है, +2 में एडमिशन ना +2 में, ना +1 में, ठीक है। 9th के बाद देखो बच्चा, हमारा जो मानना है, जो स्कूल्स में बच्चा 11th 12th में बच्चा चेंज हो गया आएगा, वो बच्चे का स्वभाव हमारे साथ मैच नहीं करेगा। हमारे बच्चों का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो बच्चा नॉर्मल बेस का बच्चा आ गया तो वो उसके साथ मैच नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट डाउन आएगा, रिजल्ट डाउन आएगा तो मार्केट डाउन होगा। हमारी भी तो नेगेटिव छवि खराब होती है कि रिजल्ट नहीं आया। हमारा तो एक बच्चे की मैं एक श्योरिटी कहता हूँ कि मेरे पास कोई बच्चे ने 12th कर ली और उसकी गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो जो उसने स्टार्टिंग से लेकर 3rd क्लास से लेकर 12th तक की फीस दी होगी वो सारी रिफंड कर सकता हूँ रेगुलर मेंटेन में हमारे पास, क्योंकि सर लेवल ही इतना ज़बरदस्त बेसिक्स, देखो बेसिक्स का खेल है। यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा बनेगा। तो टारगेट हमारा रहता है स्टार्टिंग से लेके और अपर तक बच्चे का लेवल कैसे मजबूत किया जाएगा। तो जैसे +2 के बाद अगर बच्चा आपके यहाँ से +2 करता तो उसको कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सर मैं तो ये चीज़ कहता हूँ कि हमारे पास से +2 कर ली तो हम उसको तब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, अपने पास ही फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं और ज्वाइनिंग उसकी जो कहते हैं लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, पेपर क्वालिफाई होता है, तब कहते हैं बेटा अब आप कामयाब हो गए, आप जा सकते हैं, आप बोरी बिस्तरा उठाओ और अपने घर पे चले जाओ। तो ये हमें मतलब टारगेट ये रहता है कि बच्चा कामयाब है, ठीक है। देखो बहुत से यदि बिजनेस करने वाले स्कूल्स देखें स्कूल लेवल पे जाएं तो वो पैसे के लिए +1 में भी एडमिशन ले रहे हैं, +2 नो। हमारा कैंपस का सिस्टम भी अलग अलग है। आप जो हम बता रहे हैं 9th तक का लिया, ठीक है, उसके पास जो NDA कैंपस है वो अलग पार्ट से, तो इसी वजह से हम 3rd से लेकर 9th तक ही एडमिशन लेते हैं। अपर क्लास में तब बहुत लगभग सर 70 से 80 एडमिशन +1 के लिए आए हैं और मना किया है नहीं, हम +1 में एडमिशन नहीं लेंगे। वो सिर्फ वही कि वो उस बच्चे का स्वभाव कैसा है हमें परखने में टाइम लगेगा, इतने हम उसका स्वभाव और उसके सिस्टम को समझेंगे, इतने भाई साहब +2 हो जाती है, ठीक है, तो रिजल्ट आने के चांस कम हो गए। तो मैं तो ये टारगेट है, मेरे पास वर्किंग बच्चा आया है तो उसका 100% रिजल्ट आना चाहिए। अभी ताज़ा अपडेट में पिछले साल का क्या कुछ रिजल्ट रहा सर? हर साल कोई ऐसा साल नहीं गया जिस साल हमारा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ना हुए। 17 बच्चे हमारे सैनिक स्कूल में वर्किंग गए हैं, 14 बच्चे हमारे गुरुकुल मेन कुरुक्षेत्र में सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, 3 बच्चे हमारे RMS में गए हैं, 7 बच्चे मेरे, ठीक है, जो राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत में है वहाँ पे गए हैं। तभी कहता हूँ कि मेरे पास 3rd क्लास में बच्चा आ गया तो वो कामयाब होगा ही होगा। 3rd क्लास से हम 4th क्लास में राय स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी कराते हैं, ठीक है। और राय स्पोर्ट्स स्कूल हमारे हरियाणा का एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ हैं, व्यवस्था रहने खाने की हर चीज़ की बहुत टॉप की व्यवस्था है। 5th क्लास के बच्चे, जब हम बच्चा 5th क्लास में आता है उस बच्चे को हम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार करते हैं। जब बच्चा हमारे पास कोई बच्चा 6th या 7th में आता है उसको हम RAMC देहरादून के लिए तैयार करते हैं। जो बच्चा हमारे पास 8th क्लास में बच्चा आता है 8th 9th में उसको हम डायरेक्ट NDA के लिए फाउंडेशन तैयार करना स्टार्ट करते हैं कि हम उसको बोलते हैं ये हमारा डायरेक्ट कैडेट बनेगा, लेफ्टिनेंट बनेगा। सर ऐसे स्कूल कैसे चलेगा जबकि आप बच्चे अपने पास रख नहीं रहे, दूसरे स्कूल में भेज रहे हो? सर एक बात समझो, बच्चे को रख के आप 12th तक रहें, बट वो बच्चा 12th कर जाए, ग्रेजुएशन कर जाता है, PhD कर जाता है, MA, बट उसका कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता तो उसी को दोस्त कर, उस स्कूल ने मेरे को रियल एजुकेशन दी होती, मेरे को कंपटीशन पता होता तो मेरा भी कोई टेस्ट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब पे होता। अब यदि हमारे पास एक गांव से एक बच्चा जाता है उसकी जगह उसी गांव से हमारे पास 5 बच्चे आते हैं, हम स्कूल्स की तरह ये रखते हैं, हमारे पास ये रहेगा 9, एक बच्चा जाइए, मुझे हमें पता है उसकी जगह 5 आने होते हैं। तो 100% बच्चों का भविष्य सिक्योर है? अरे सर मैंने आपको बता ही दिया ना, हमारे पास तो 3rd क्लास से स्कोर करना। जो बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल में गया 3 से 4 बार उस बच्चे ने नेशनल खेला तो कम से कम TTTC की जो फाइनल हो जाती है। जो बच्चा सैनिक और मिलिट्री स्कूल में गया, आज तक आप गूगल पे सर्च करना, ज़्यादातर जो हमारे चीफ बने हैं, ठीक है, आर्मी में जो चीफ बने हैं वो कहाँ से बने हैं, वो RMS से बने हैं ज़्यादातर,
ठीक है, जो हमारे एनटीए में सबसे ज़्यादा वर्किंग मतलब जो लेफ्टिनेंट के लिए गए वो कहाँ से गए, वो सैनिक स्कूल से गए हैं। तो हमारा टारगेट रहता है कि बच्चे को ऐसी जगह सेलेक्ट कर देना कि वहाँ से बच्चा अफसर बन के ही बन के आएगा। तो हमारा टारगेट ये है कि अफसर बनाना बच्चे को, और अफसर बनने के लिए तो एमडी ही चॉइस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर हमारी भी यही थी, और काफ़ी किसान हैं जिनको ये तो पता होता है कि स्कूल में प्राइवेट में पढ़ाएं, लेकिन प्राइवेट में पढ़ाने के बाद फिर +2 होने के बाद वही बात है, बार बार वही क्वेश्चन फिर आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे के पास डिग्रियां हो जाती है, डिग्रियां होने के बावजूद भी बच्चे ऐसे ही गलियों में फिर रहे हैं। जी सर वो वही तो बात कि आजकल पेरेंट्स हैं, आप देखिए कि एकेडमी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एकेडमी की तरफ बढ़ना अच्छा काम है, नो प्रॉब्लम। स्कूल्स का कारण क्या है, स्कूल्स का जो सिस्टम है वो उस लेवल के टीचर्स, कंपटीशन लेवल के टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं। आप कहते हैं स्कूल में स्ट्रेंथ कम होगी बट एकेडमी में ज़्यादा होगी। अरे एकेडमी वाले कंपटीशन लेवल की फैकल्टी दे रहे हैं। यहाँ तो सर एकेडमी के साथ स्कूल के साथ एकेडमी भी हमने ऐसा सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि माँ पेरेंट्स को तंग ना होना पड़े कि वो स्कूल में नाम चलाएगा, एकेडमी पे भेजेगा। स्कूल कम एकेडमी, हमारा स्कूलिंग भी है, ठीक है, खुद एफिलेटेड स्कूल है। स्कूल के साथ साथ बच्चों को हम कंपटीशन लेवल की तैयारी करवा रहे हैं कि पेरेंट्स को अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना तो स्कूल की तरफ कभी एकेडमी की तरफ। वन रूफ के, एक ही छत के नीचे आपको स्कूल कम एकेडमी, क्योंकि ज़माना आ गया आज सिंपल स्कूलिंग का ज़माना ही नहीं रहा, स्कूल प्लस कंपटीशन का ज़माना है कि बच्चे को कंपटीशन की तैयारी आपको साथ के साथ करवानी होगी। सर हॉस्टल की बात आती है, लड़के और लड़कियाँ, एडमिशन लड़कों के होते हैं या लड़कियों के? सर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के हमारे पास एडमिशन होते हैं। बॉयज़ का हॉस्टल कैंपस के अंदर ही है जहाँ पे क्लासेस लगती हैं, साइड में ठीक अलग से गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। बोथ में एडमिशन, गर्ल्स हॉस्टल में कंडीशंस होती हैं, मेल नो एंट्री, चाहे जिसकी गुड़िया रह रही है वो भी मेल जाए वो भी एंट्री नहीं कर सकता। वहाँ पे गर्ल्स ही वार्डन है, गर्ल्स ही कुकिंग, लेडीज़ मतलब लेडीज़ ही कुकिंग के लिए है, सफाई करने वाली, वो कपड़े वॉश करने वाली हर लेडीज़ है, ठीक है। और तो क्या मैं खुद भी जाना चाहूँ तो मेरी भी एंट्री नहीं है। यदि वहाँ वार्डन है, कभी कभार कोई मिस्त्री जाता है तब क्या वो भी तब एंट्री करता है जब बच्चियाँ, ठीक है, क्लास लगाने के लिए आ लेती हैं, तब गर्ल्स हॉस्टल में वो सिर्फ कोई भी मेंटेन करने वाला काम होता है, वो भी और वार्डन के साथ में, वार्डन और हेल्पर दोनों साथ में रहेंगे उस टाइम भी। सर अब जैसे सैनिक स्कूल की बात थी, या फिर जिन बच्चों ने पिछले साल सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम दिए थे, जिनके नंबर कम आए थोड़े से, जो क्वालिफाई तो हैं लेकिन एडमिशन से चूक गए सैनिक स्कूल से, उनके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? सर देखिए ये कंसेप्ट जो हमने एक छोटी सी सोचा कि बहुत से देखो जो हमारे पास आए सही गाइडेंस से उनका सिलेक्शन हो गया, परंतु बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं आजकल गली गली में बोर्ड लगाते हैं, हम तैयारी करवाते हैं, बट वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते। उन बच्चों ने, पेरेंट्स ने पैसा भी लगाया बट उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। तो उन बच्चों के लिए हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके लिए जिन बच्चों ने 6 क्लास के लिए एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और उन बच्चों के 200+ मार्क्स आए और इस साल भी उनके वो दोबारा से एग्ज़ाम देने के उसकी एज है, मतलब उसकी एज 10 से 12 साल के बीच में एज है। तो उस बच्चे के लिए हमने फ्री स्कूलिंग, फ्री कोचिंग क्लासेस, फ्री बुक्स, फ्री नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है, एनी अबाउट हम फ्री देंगे। टोटली फ्री है जी सर, टोटली फ्री है। सिर्फ बच्चा आना चाहिए और बच्चे की हमारी पहली कंडीशन है कि उसने पीछे पेपर दे रखा हो, उसमें 200+ मार्क्स हो, और इस बार जो पेपर देगा अभी उसके लिए उसकी एज हो। इसी तरीके से 9th क्लास के लिए जिसने लास्ट ईयर पेपर दिया हो उसके, क्योंकि 400 मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स प्लस हैं, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से, ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार सिलेक्शन करवाना। बट उसका क्या है, इस साल भी उसकी एज 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, मतलब 6 क्लास की एज 10 से 12 साल के बीच में एज होनी चाहिए और 9th क्लास की 13 से 15 साल के बीच में एज होनी चाहिए। कब तक एडमिशन है सर? सर कोशिश है हमारे 30 ही बच्चे लेने हैं, 30 बच्चों का ही बैच बनाते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप 100 बच्चे बढ़ानो। टीचर का पढ़ाने का है, एक बच्चे पे यदि आपकी आई कांटेक्ट नज़र नहीं है तब तक उस बैच का भी कोई मतलब 30 का बैच रखते हैं। उसी बैच से एक लक्ष्य बैच डाला है, लक्ष्य 30 का मतलब 30 बच्चों का हमारा बैच रहेगा और 30 के 30 हमने सिलेक्शन करवाने हैं। टारगेट ये भी है कि ये बच्चा लेना नहीं है, 30 के 30 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो लगभग कोशिश है हम 10 मई तक का टारगेट डालेंगे, 10 मई तक हम 30 बच्चे लेंगे और 10 मई के बाद आता है तो उसको फीस पे करनी पड़ेगी। 10 मई से पहले आके, ठीक है, उसे एक फॉर्म भरना है, ठीक है, एक एफिडेविट देना है कि मैं रेगुलर, क्योंकि देखो फ्री के चक्कर में आ गया जी, बिल्कुल, ठीक है, रूटीन में रखा, कहीं ना कहीं उस बच्चे का भाई मुझे तो घर की याद आती है, मुझे वक्त में नो ऐसी चीज़ है तो ठीक है, बीच में अलाउ नहीं किया जाए, क्योंकि देखो हम रिजल्ट के लिए पढ़ाएंगे न कि कुछ लालच के लिए, क्योंकि हम फ्री हैं, हमें तो कोई लालच है ही नहीं। तो टारगेट है कि सिलेक्शन चाहिए, कि सिलेक्शन रेशो क्या है,
क्योंकि अकेडमीज स्कूल्स गली गली की वर्किंग है, बट आप डिफरेंट क्यों हैं? आने वाला ज़माना पेरेंट्स को समझ में आने लग गया है कि स्कूलिंग का ज़माना नहीं रहा, ज़माना है कंपटीशन का। तो आने वाला पेरेंट्स जागरूक होने लग गया है। वो पेरेंट्स टीचर से पूछेगा, ठीक है, कि क्या आपने करवाया, मालिक से पूछेगा क्या आपने करवाया, हमारा बच्चा का लेवल क्या है। तो वो ज़माने से अपने अब आगे आने वाले ज़माने को जो स्कूल्स बैठे हैं, स्कूल वालों ने अपनी इज्जत बचानी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पेरेंट्स जाग चुका है, उसको पता चल चुका है कि रियल एजुकेशन क्या होती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि आज का ज़माना है स्कूल प्लस कंपटीशन का। तो ज़माने के अनुसार जो पेरेंट्स स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, उसका बच्चा एक अच्छा बड़ा ऑफिसर, एक अच्छी लेवल की जगह जा रहा है। और जो पेरेंट्स ज़माने के हिसाब से नहीं चल रहा, वो बच्चा पिछड़ता जा रहा है जी, तो ये धन्यवाद कमी जी है। सर। ओके सर, ओके, धन्यवाद, आपने इतना वर्किंग की। फिलहाल भाई एमडी डिफेंस स्कूल देख सकते हो आप, कोई भी नोट्स आप उठाओगे तो सभी के ऊपर टीचर्स की डिटेल है, नाम के साथ साथ डिग्री, और डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है, कितना एक्सपीरियंस कौन से टीचर का है, सभी नोट्स पे सभी, जैसे ये जीके का है, जर्नल का, ये मैथ का है, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस का है इस पे अलग टीचर है, जैसे हिंदी की हैं वो अलग टीचर हैं। तो हर जो नोट्स है या फिर बुक हैं सभी पे अलग टीचर की डिटेल मिलेंगी आपको बाकायदा। ये ऐसी डिटेल किसी स्कूल में आपको, किसी प्राइवेट संस्थान में ऐसी नहीं मिलती जो यहाँ पर एमडी डिफेंस स्कूल जींद के अंदर। ये डिफेंस स्कूल कम एकेडमी ज़्यादा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम सीटी का, जिस एग्ज़ाम के लिए आप एकेडमी में कोचिंग लेना चाहते हो +2 के बाद, वो एग्ज़ाम तो 5वीं क्लास का बच्चा यहाँ पर क्लियर कर देता है। तो ऐसे स्कूल में क्यों ना आपके बच्चों को पढ़ाया जाए, क्यों ना आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाया जाए। तो फ़िलहाल एक बार ज़रूर विजिट करें। और जो सैनिक स्कूल में जो बच्चे थे जिनके एडमिशन होने से वो चूक चुके थे, उनके भी एडमिशन 10 मई तक हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए जो क्राइटेरिया है एज का एरिया है, या फिर उनका जो एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किया है उसमें जितने मार्क आए, जैसे 300 में से 200 या फिर 9th क्लास में 400 में से 300, तो उनके भी एडमिशन हो जाएंगे। फ़िलहाल जींद में इस वक्त हम मौजूद थे एमडी डिफेंस विंग में। फ़िलहाल कैसे सर से हमने बातचीत करी, क्या कुछ सर ने बताया, अपनी निजी राय ज़रूर रखना कमेंट के माध्यम से। फिर मिलांगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।